हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के बारे में। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 7 है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएं। और यह चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक वीडियो अपलोड कर दी गई है। सभी कंसेप्ट और सभी क्वेश्चंस को आप वहां पर ध्यान से देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का सभी वीडियोज़ लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट है वक्रों के चाप की लंबाई कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वक्रों के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ कर्व ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए किसी वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के लिए अगर हमें जो है निकालना है, यानी कि डी एस अपॉन डी एक्स। डी एस क्या है, ये चाप है। तो चाप की लंबाई अगर निकालनी है तो हमें फॉर्मूला देखना होगा, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यदि वक्र दिया हुआ है x इक्वल टू एफ वाई, ये तो था हमारे पास। यदि वक्र हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा चाप की लंबाई का डी एस अपॉन डी एक्स रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, यदि हमें x इक्वल टू एफ वाई के रूप में वक्र दिया हुआ हो तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा डी एस अपॉन डी वाई रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर होगा वहीं नीचे होगा। यदि यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होगा। ठीक है, नीचे वही लिखा जाएगा, बस इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ पर s क्या है, किसी वक्र के चाप की लंबाई है। जहाँ पर s दिया हुआ है वो वक्र के चाप की लंबाई होगी। ठीक है, अब आगे है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच दिए गए वक्र की अगर हमें जो है लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई निकालनी है, और वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो s इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन लिमिट a टू b रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू सी तथा y इक्वल टू डी के बीच दिए गए वक्र x इक्वल टू एफ वाई के बीच अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो s इक्वल टू लिमिट c टू d और रूट में 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई, और डी वाई के रूप में हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से वक्र x इक्वल टू फाई टी तथा y इक्वल टू साई टी का टी ए तथा टी बी के बीच चाप की लंबाई यदि हमें पूछे तो s इक्वल टू लिमिट a टू b और रूट में डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और t के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन कर देंगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन के द्वारा समझने के लिए आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपको, सभी टाइप के क्वेश्चंस और फॉर्मूले टाइप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब की मूल बिंदु पर बिंदु 1 1 के बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल बिंदु एक तो दिया हुआ है तो 0 0 हो गया, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 1 और 1। ठीक है, मूल बिंदु 0 0 होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो वक्र का समीकरण हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। यदि हम इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। क्लियर। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करें तो इसका हम क्या करेंगे, यदि इस रूप में हम इसको ढालें कि जो हमारे पास अवकलन है, ठीक है, जो हमारे पास इस समीकरण है उसका हम अवकलन कर दें तो अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अवकलन करने पर हमें किस तरीके से ये प्राप्त होगा, तो हम इसका अवकलन ना करके हम इसका अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y आएगा। अब जो y का होगा x के रेस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, और एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम अकेला छोड़ेंगे, और 2y जो है वो इस साइड में इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3/2। एक्स की पावर 3/2 क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जो y है, y की पावर y इक्वल टू कितना है, देखिए y इक्वल टू कितना है, एक्स की पावर 3/2। तो यहाँ पर जो y है, y की जगह पर एक्स की पावर 3/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 3/2, और एक्स की पावर
1/2। एक्स की पावर 1/2 कैसे, क्योंकि एक्स की पावर 2 ऊपर है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -3/2, और 2 - 3/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1/2, यहाँ पर आएगा 1/2। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/2 इस तरीके से यहाँ पे आया है। अब बात करेंगे, मूल बिंदु कहा गया है और 1 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो इसके बीच में चाप बनेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है, यदि हमारे पास दो बिंदु इस तरीके से दिए हुए हैं और वक्र दिया हुआ है तो उसके बीच की लंबाई क्या होगी, एस इक्वल टू लिमिट 0 to 1 √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और x के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और वो क्यों, क्योंकि हमारे जो है y = x इस रूप में हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए 0 to 1 इसकी लिमिट हो जाएगी, और dy/dx की वैल्यू जो है हमें अभी मिली थी 3/2x पावर 1/2, तो 3/2x पावर ऑफ 1/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिएगा, जब हम 3/2x पावर 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9/4x आएगा। ठीक है, 9/4x। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अपॉन में एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 + 9x आ जाएगा। अब यहाँ से जब ये 4 है, इसको हम जो है बाहर निकालेंगे तो 1/4 का कितना निकलेगा, 1/2 बाहर आएगा। तो 1/2 को बाहर लेने पर यहाँ पर लिखा, और अंदर बचेगा हमारे पास 4 + 9x dx। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, तो 4 + 9x की पावर में हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि जो रूट है इसको हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाता है और वही पावर हमारे पास क्या है, नीचे आ जाती है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब हमने लिखा कि पावर में 1/2 है तो पावर में 1 ऐड होगा और 1 ऐड होकर के वही पावर नीचे आ जाएगी। लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, जो x के गुणांक में है 9, तो उसको भी हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो 1/9 आएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 to 1। जो अपर लिमिट है वो 1 आ जाएगी, लोअर लिमिट है वो 0 आ जाएगी। तो पहले अपर लिमिट को रखेंगे 1, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या रखा, 1 रखेंगे, यानी कि 1/9 तो हमारे पास यहाँ पहले ही आ जाएगा। ठीक है, 1/9 आ जाएगा, और ये जो बनेगा हमारे पास 3/2 बनेगा, तो 3/2 का उल्टा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, बचा है ये, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लिमिट रख देनी है। तो लिमिट जब रखेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा कि जो हमारे पास लिमिट है उसको हम रखेंगे, पहले तो 1 को रखेंगे, तो 9 × 1 यानी कि x की जगह पर 1 रखा, फिर क्या करेंगे, हमने x की जगह पर 0 रखा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जब 0 होगा तो ये तो 9 का तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, 4 बचने वाला है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 1/27, और 13 की पावर 3/2 आ जाएगा, और 4 की पावर कितना आ जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर देखिएगा, जब दोनों की पावर हमारे पास क्या है, 3/2 है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जो जैसे 13 है, 13 लिखा हुआ, 13 की पावर कितना है, 3/2। ठीक है, ये है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को अंदर लेंगे और ये जो है 1/2 के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो 13 की पावर 3 और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा इसकी पावर में, और माइनस के 2 की पावर 2 और 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/27 हुआ इंटू में 13 की पावर 2 यानी कि 13 की पावर 2 आ जाएगा, और इंटू में 13। अब देखिएगा यहाँ पर देगा 13 की पावर ऑफ 3। ठीक है, तो पावर ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 13 लिखा, 2 लिखा, और इंटू में 13 और 1 ठीक है, क्योंकि गुणा में पावर जो है जुड़ जाती है, इसलिए हम जो है इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक जगह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 स्क्वायर और प्लस में 13 गुणा में 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 की घात 3 है, तो 13 की घात 2 और 13 की घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 में इसका चलेगा ही, और माइनस के कितना आ जाएगा, ये जब हमने 4 को 2 की पावर 2 लिखा तो ये वाला 2 जो है इस 2 को कैंसिल आउट करेगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, तो 13√13 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ से दोनों की पावर में जाएगा, तो कि ये जो 2 है नीचे वाला, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, लेकिन ये जो है 1/2 में ही रहेगा, तो यहाँ पर इसलिए 13√13 आया, और माइनस के 2 की पावर कितना आएगा, 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/27 13√13 माइनस के 8, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आया, ये आया हमारे पास s। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कैटेनरी y = 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की x = 0 से x = 1 के बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि कुछ चाप है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। जो हमारे पास x = a और x = b के रूप में फॉर्मूला दिया हुआ था उसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें वक्र समीकरण क्या दिया हुआ है। वक्र समीकरण y = 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x दिया हुआ है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, dy/dx = 1/2, यहाँ पर देखिएगा
dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर x आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है। अब यहाँ पर e की पावर माइनस x है तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, और x का करेंगे तो -1 होगा, तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला किसका यूज़ करेंगे, जो हमारे पास x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी दिया हुआ था, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जो चाप की लंबाई है, तो वो होगा s इक्वल टू लिमिट a टू b, और यहाँ से वो रूट में 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास y इक्वल टू दिया हुआ है, तो जब y इक्वल टू दिया हुआ है तो x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से जो s है उसको हमने किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूप को हम जो है लिखेंगे अपना जो कैलकुलेशन वो आसान करने के लिए, इसको ही हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स है उसकी हमें वैल्यू पता है, 1 प्लस ऐड किया इसका स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, तो 1 प्लस में, और जो हमारे पास फंक्शन है dy अपॉन डी एक्स का उसका कर दिया हमने होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में रूट में वैल्यू रख करके और इसको आंसर देखेंगे। देखिए ठीक है, चलिए अब देखिए 1 प्लस, अब जब इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, तो 1/2 को हम बाहर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब जो है e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर, तो इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से ये जो 4 है इसके साथ है और ये 1 अलग है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और अपॉन में एलसीएम आ जाएगा इसका 4। ठीक, अब जो है इसको हमने जो ओपन किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया, तो हमारे पास आया 4 प्लस e पावर ऑफ x पावर ऑफ 2, e पावर ऑफ माइनस x पावर ऑफ 2, और माइनस के 2 e पावर x और e पावर ऑफ माइनस x, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, जो हमारे पास ये चल ही रहा है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर देखिएगा हमने जो है इसको e की पावर x के पावर 2 है, तो हमने लिखा x e की पावर 2x, यहाँ से e की पावर माइनस 2x, और यहाँ से एज आएगा, और नीचे हमारे पास 4 है ही। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर 4 प्लस e की पावर 2x आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए e की पावर 2x है, e की पावर माइनस 2x है, तो दोनों आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इधर क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास कितना बचा है, ध्यान से देखिएगा इसको, हमारे पास ये बचा है। ठीक है, हाँ, अब देखिए 1/4 हमने जो है इसको कॉमन लिया। अब देखिए ये 4 है, ये -2 है, ये 4 है और ये -2 है। अब जब ये -2 है तो इसको क्या करेंगे हम, जो है 4 - 2 तो कितना आएगा हमारे पास 2। ठीक, अब ये e की पावर प्लस के 2x है और e की पावर माइनस के 2x है, तो देखिए ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे गाइज, हमने जो है कैंसिल आउट कर दिया था, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों के प्लस है। ठीक है, यदि एक के प्लस एक के माइनस होता तो हम जो है आपस में कैंसिल आउट कर सकते, लेकिन फिर भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पावर में है ये पावर सेम नहीं है। ठीक है, जब तक दोनों सेम नहीं होंगे, बस केवल उसके जो सामने वाला चिन्ह है वो बदला हुआ होना चाहिए, तब जा करके ये कैंसिल आउट होंगे, लेकिन अभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, देखिएगा हमने जो है 1/4 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर -2 है, तो ये क्या बचेगा प्लस के 2, और e की पावर 2x है और माइनस के e की पावर -2x है। अब देखिए कि माइनस कैसे आया। ठीक है, तो ये ध्यान देखिए, ये प्लस है, ये हमारे पास क्या है, ये प्लस है। अब देखिए 1/4 e की पावर 2x होगा और यहाँ पर e की पावर -2x होगा। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमने ये कैंसिल आउट किया था, जो हमने ये कैंसिल आउट किया था, तो हमने ये जो है फिर से ऐसे लिखा, क्योंकि हमने जो है स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वायर करने के लिए हमने जो है ये फिर से कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने, अब आप कहोगे कि यहाँ से जब ऐसे ही करना था तो हमने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। अब इसको जो है हमने जब सॉल्व किया तो आगे जाकर के ये क्या बना, प्लस बना, तो ये माइनस में होल स्क्वायर था, अब जो कि प्लस में बना है, तो इसलिए हमने जो इसको ओपन करके फिर से एज इट इज इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए हमने माना, क्योंकि ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब फॉर्मूला जो था हमारे पास एस इक्वल टू लिमिट a टू b और रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की हम वैल्यू टोटल कंप्लीटली रख देंगे क्या, 1/4 e पावर ऑफ 2x, सॉरी e पावर ऑफ x और प्लस में e पावर ऑफ माइनस x का होल स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको रखेंगे तो देखिएगा इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जब ये 1/4 बाहर निकलेगा तो ये 1/2 बचेगा। ठीक है, इससे ही कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर एज इट इज इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल करके लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 1/2 लिमिट 0 to 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx ये बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा जब हम इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब यहाँ पर e की पावर माइनस x है, तो e की पावर x का तो e की पावर x होगा ये, फिर e की पावर जो e की पावर में है माइनस x का होगा, तो कितना आ जाएगा 1/1 माइनस के 1, तो यहाँ पर इसलिए ये माइनस हो जाता है।
ठीक है, इसलिए ये माइनस हो जाता है और लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 to 1। अब देखिएगा पहले अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 1 आ जाएगी। अब देखिए इसमें रखेंगे e की पावर माइनस 1 आ जाएगी। फिर 0 रखेंगे तो माइनस में करके 0 रखना होगा, तो e की पावर 0 और e की पावर माइनस के 0। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं तो 1/2 e पावर ऑफ जो 1 रहेगी, अब माइनस के e की पावर माइनस 1 है, e की पावर माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/e। ठीक है, तो 1/e हो जाएगा और माइनस के 1 तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस कैंसिल आउट होने पर ये 0, इसको हम लिखना ही बंद करेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अब देखिएगा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको छोड़ देने में। अब देखिए 0 जब आएगा तो 0 को हम लिखते ही नहीं है, तो 1/2 e की पावर e माइनस e 1/e कितना आ जाएगा 1/2 e माइनस 1/e, यही हमारे पास आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेगा, एक बार अपने आप से कीजिएगा, आपके जो है कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 0, आपको इन्होंने दिया है कि थीटा इक्वल टू 0 है और थीटा इक्वल टू 2 पाई है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन था जो हमने फॉर्मूले के रूप में दिया था। देखिएगा हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। देखिए x इक्वल टू 5t और x इक्वल टू ये वाला इस तरीके से अगर आपको दिया हो तो ऐसे हम फॉर्मूले को इस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये दिया हुआ, देखिए पहले हम देख लें फॉर्मूला हमारे इस तरीके से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 2 पाई के मध्य जो है एक वक्र है जो हमें x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इस तरीके से है, और y इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो दिया गया वक्र है वो क्या है, पहला जो है x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, तो dx अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमें मिल जाएगी a, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा। और थीटा और साइन थीटा ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड मान करके होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड मान करके जब हम करेंगे तो थीटा ऐसे ही साइन का करेंगे तो कॉस एक्स, और प्लस में साइन एक्स ऐसे ही थीटा करेंगे तो थीटा का रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा कंप्लीटली, देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो a थीटा कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा कर्व दिया हुआ है उसका करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा आएगा, a साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और ये भी जो है फर्स्ट और सेकंड मान करके होगा, तो फर्स्ट और सेकंड हम इसको मानेंगे। तो देखिए थीटा को ऐसे ही रखेंगे तो और कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, इसलिए ये माइनस आया है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से थीटा का 1 होगा और कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ए थीटा साइन थीटा यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें पता चल गया है, यानी कि dx अपन डी थीटा और dy अपन डी थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी थी, दोनों की वैल्यू को पता चल गया है। तो s इक्वल टू 0 to 2 पाई रूट में dx अपन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 0 to 2 पाई लिमिट हो जाएगी, और रूट में देखिए dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी हमारे पास a स्क्वायर थीटा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी, क्योंकि जो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है dx अपॉन डी थीटा की तो वो है a थीटा कॉस थीटा। और जब ये स्क्वायर है तो इनका भी हमें जो है स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट आ जाएगा और यहाँ पर डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो कितना आएगा 0 to 2 पाई। अब देखिए a स्क्वायर थीटा स्क्वायर a थीटा स्क्वायर दोनों की तरफ दिया हुआ है सेम है। अब जो है ये स्क्वायर में दिया हुआ है तो रूट से बाहर निकल सकता है, रूट से बाहर जो निकलेगा ये सिंगल a थीटा निकल जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, अभी हम सभी जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सर्वसमीका है। इसको हम जब 1 लिखेंगे तो 1 लिख करके इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यानी कि एक तो ये थीटा है ये बाहर वाला, यानी कि a तो बाहर आ जाएगा, ये कितना बचेगा थीटा बचेगा और ये 1 बचेगा। ठीक है, 1 को लिखते नहीं है लेकिन जो थीटा है उसको लिखेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा a इक्वल टू 0 to 2 पाई थीटा डी थीटा, थीटा करेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा स्क्वायर अपॉन 2 और 2 पाई और 0 जो है ये दोनों लिमिट हो जाएगी। तो अपर लिमिट को पहले रखेंगे, थीटा की जगह पर 2 पाई रखा, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो 0 स्क्वायर अपॉन 2 का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो लिखा नहीं जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा a। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से 4 पाई अपॉन, जैसे कि 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2 है तो कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2, इससे ही कैंसिल आउट होगा तो 2 आएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इससे ही कैंसिल आउट तो 2a पाई स्क्वायर, यही हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाइएगा, आपके जो है सभी क्वेश्चन सही होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, इसके शीर्ष हैं 0 c और इससे किसी अन्य बिंदु xy तक चाप की लंबाई जो है s इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी है। तो दिए हुए वक्र का समीकरण हमें दिया गया है कि
y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, सिद्ध करना है, वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, इसके शीर्ष 0 और c से किसी अन्य बिंदु xy की जो चाप की लंबाई है वो कितनी है, s इक्वल टू एस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। हमें ये सिद्ध करना है कि इस वक्र के शीर्ष से किसी अन्य बिंदु xy के चाप की जो लंबाई है वो इतनी है, ये हमें बताना है, यानी कि ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा, वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, इसका हम जो है अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक का होता है साइन हाइपरबोलिक और x अपॉन सी हो जाएगा। फिर हम जो है इस एंगल करेंगे तो x अपॉन सी का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सी। क्लियर, तो dy अपॉन डी एक्स, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन हमें क्या करना है, 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और रूट में इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि तभी हम जो है फॉर्मूले में रख पाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो देखिएगा इसके जो अंदर का ये इंटीग्रेशन हमें करना है, इसी के हम जो है कम्प्लीटली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स की जगह पर, यानी कि यहाँ पर हमने क्या रखा, साइन x अपॉन सी। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन सी क्या होता है, जो ये देखिए हाइपरबोलिक में होगा, ये जो है हाइपरबोलिक में होगा, ध्यान रखिएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी में ये बदल जाएगा। अब जब हमारे पास ये बदल रहा है तो हमारे पास ये होने वाला है, ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉस का इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस में होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, इस तरीके से देखिएगा। ठीक है, लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होगा, जब हाइपरबोलिक लगा होता है तो वो जो है अपना आप ही प्लस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइपरबोलिक नहीं होगा तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन होगा वो माइनस में आता है, लेकिन अगर आपको हाइपरबोलिक के साथ मिल जाए तो वो जो है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, हाइपरबोलिक के साथ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी, तो कितना आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक सी, क्योंकि स्क्वायर से इस रूट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाइपरबोलिक के साथ जो है जो चिन्ह है उसमें जो है उल्टा हो जाता है। ठीक है, अतः 0 टू सी से और xy तक चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, s इक्वल टू 0 टू x, और यहाँ से देखिए 0 टू x हो, क्योंकि जो dx है x के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, तो x और x से x तक की ही हम चाप की लंबाई लेंगे। तो यहाँ से क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, अगर y के रेस्पेक्ट में होता तो हम c से y तक लेते। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू लेंगे। तो x है तो x में हम क्या करेंगे, जो x है 0 और x है x, यहाँ तक हम इसको लेने वाले हैं। तो देखिएगा 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और रूट में इसकी वैल्यू हमारे पास है कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, इसी को हम रखने वाले हैं। तो 0 टू x कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी dx हो जाएगा, और इसका जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का होगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सी। लिमिट रखने वाले हैं, c जो है वो जो कॉमन आ जाएगा, आपस में कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और माइनस के साइन हाइपरबोलिक कितना आ जाएगा, 0 क्योंकि जो लोअर लिमिट है उसको रखेंगे। तो साइन 0 होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू 0 होगा, तो इतना जो है इसको हम पार्ट में लिखेंगे, तो c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, यही हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, और इसी को हमें जो है सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए समाकलन विधि से हमें क्या करना है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की परिधि ज्ञात करनी है। ध्यान रखिएगा, इसकी परिधि निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक वृत्त हम बनाएंगे, तो वृत्त दिया हुआ है ये। ठीक, अब देखिए वृत्त का समीकरण क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में होता है हमारे पास आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो r इक्वल टू कितना है, a है, तो इसका मतलब क्या है, r क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो a हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो बिंदु है उसको हम कहेंगे a0, यहाँ से a माइनस a0, और यहाँ पर 0 a कहा जाएगा, क्योंकि y के जो अक्ष पर है वो भी हमारे पास त्रिज्या ही है, तो कितना हो जाएगा, y की जगह पर a, यानी कि 0 a। तो दिया गया समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं, तो a 1/2 आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर में आ जाएगा पावर में से एक कम। ठीक है, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर में 1/2।
तो पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम होगा अवकलन करेंगे जब, और ये फिर आ जाएगा हमारे पास जो माइनस एक्स की स्क्वायर है उसको हम करेंगे तो माइनस के 2x आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके लिखने वाले हैं तो सिंपली 1/2 इंटू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो माइनस के एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू बचने वाली है। ठीक है, तो जब हम इसको जो फॉर्मूला है फॉर्मूले में हमें रखने वाले थे कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास जो है परिधि का होगा यानी कि चाप का। तो चाप का फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता है, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं कि 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर कितना होगा, इसको कि हमें आगे लिखने में आसानी होगी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 1 जो माइनस के x है और अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है इसको होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएगा, और ए स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है और इसका हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक, यानी कि इसी का हमने स्क्वायर किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका भी नीचे वाले का भी होगा तो इससे तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर और एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब जो चाप है जो ए बी के बिंदु ए पर, देखिए कहाँ पर, ए बी के बिंदु ए पर, यानी कि ए से बी तक के बिंदु, ए से बी तक के चाप जो है हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा एक ही पार्ट का, तो x इक्वल टू ए तथा b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 ए पर। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, जो पूरी परिधि है, यानी कि एक चाप तो हमने निकाला था, अभी हमने क्या एक चाप निकाला था ए से लगा करके बी तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक चाप निकाला था, ऐसे ऐसे कितने चाप है पूरी परिधि में, तो यानी कि एक चाप तो ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 और हैं और एक ये 4, यानी कंप्लीटली कितने हुए 4। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चाप जब हम निकालेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, कंप्लीटली परिधि आ जाएगी। ठीक है, तो 4 इंटू 0 टू ए इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी और रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस में 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास थी ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर और रूट इसके ऊपर रहेगा। तो देखिएगा जब हमने ये लिखा तो इसको लिखने पर हमें क्या मिलेगा कि जो ए स्क्वायर है उसको हम बाहर निकालेंगे, ए के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4a, और देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए आता है, कितना आता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और लिमिट आ जाएगी 0 टू ए। ठीक, इसको हम जो है लिमिट रखेंगे तो लिमिट पहले ए रखी जाएगी, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने ए रखा, फिर हमने 0 रखा तो 0 अपॉन ए आएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो 0 है इसलिए हो जाएगा क्योंकि साइन 0 जो है वो 0 होता है। देखिए साइन 0 हुआ, ये साइन 1 हुआ, साइन 1 को लिख सकते हैं साइन 90 यानी कि π/2, साइन 0 को साइन 0 लिखेंगे तो π/2 माइनस 0 ये हो जाएगा, और यहाँ से 4a π/2, 2 से 4 कटेगा तो 2a पाई, यही हमारे पास आंसर होगा, यही होगा हमारा वृत्त की परिधि। क्लियर, चलिए अब देखिए समाकलन द्वारा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। समाकलन द्वारा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया बाई इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले जो परवलय होगा वो वाई स्क्वायर अपॉन 4x के रूप में अगर है तो सरल रेखा x इक्वल टू 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरीके से आपका वक्र जो है होता है। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से कि यदि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पर a इक्वल टू तो 1 है तो 4x हो गया पूरा, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक जो है वो परवलय है। तो ध्यान रखिए जो x के परितः सममित है, यानी कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस रूप का हमें दिखाई देगा तो जिस पे स्क्वायर है ये जो है उसके अपोजिट में जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा x उसके सममित होगा, यानी कि उस अक्ष को दोनों भागों में विभाजित करेगा, यानी कि जो कर्व होगा वो हमारे पास इस तरीके का बनेगा। देखिए ये दो अक्ष हैं x और y, और यहाँ पर यदि हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप में दिया है तो x को दोनों तरफ विभाजित करेगा और समान रूप में विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जिसका जो शीर्ष है वो क्या होगा, O होगा, यानी कि मूल बिंदु होगा 0 0, और सरल रेखा x इक्वल टू 4ab है, यानी कि दिया गया है इसमें कि एक सरल रेखा है जो
x इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू 4 के बीच का जो क्षेत्रफल है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 4 है, तो x अक्ष पर जब हम 4 पर एक पॉइंट लगाएंगे और ये एक सरल रेखा खींचेंगे तो ये जो इसके अंदर का है इसका हमें जो है एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सरल रेखा x इक्वल टू 4 है जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक ये वाली, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x इक्वल टू 0 और 4 से धीरे यानी कि जो इस पर घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये वाला क्षेत्रफल जो है ये हमें जो है इसको निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या निकालना है, ओ, और ओ से लेकर के ए तक से बी तक और बी से फिर ओ तक, यानी कि हम कह सकते हैं अगर ये एम है तो इस एम को भी लेंगे, यानी कि ए ओ ए एम बी ओ, और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है जो ये अंदर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल ओ ए एम बी ओ क्या हो जाएगा कि एक चाप है ये वाली, इस चाप को जब हम देखेंगे तो सेम चाप इसके बराबर ये है, तो एक चाप का अगर क्षेत्रफल होता है 0 to 4 y dx तो हम लिखेंगे डबल चाप यानी कि 2 0 to 4 y dx। ठीक है, अब इसके रूप में हमें जो है y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमने यहाँ पर अगर निकालें यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमें जो मिलता है देखिए कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से जब हम जो वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू रूट में 4x होगा। ठीक है, सबको पता है 4x होगा, तो यहाँ से y इक्वल टू रूट में 4x यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब जब 4x है तो 4 को हम क्या रखेंगे 2 के रूप में बाहर निकालेंगे, यहाँ पर पहले से 2 है ही तो 2 × 2 हो जाएगा 0 to 4 रूट x और dx होगा। ठीक, रूट x को लिख सकते हैं जो x है 1/2 पावर में हो जाएगा, और पावर में 1/2 है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन पावर में 1/2 है तो जुड़ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 ऊपर आ जाएगा 3/2 नीचे 0 to 4 लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अब लिमिट को रखेंगे तो पहले हम 4 रखेंगे तो x के ऊपर 4 रखा, यानी कि जो 3/2 है उसको 2/3 करके बाहर आ जाएगा, तो 4 के पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस बार 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 2/3 इंटू 4 पावर ऑफ 3/2 इतना आ रहा है, तो 4 × 2/3 इंटू 2 की पावर और कितना हो जाएगा, देखिए 4 है तो 4 में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर में 3/2 एज इट इज रहेगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट तो 2 की पावर 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 64/3 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल को वर्ग इकाई के रूप में मात्रक लिखते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवलय y इक्वल टू 4ax तथा इसे हमें एक नाभिलंब के बीच घिरे क्षेत्रफल का जो क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। नाभिलंब क्या होता है, नाभिलंब इसको कहते हैं, यही हमारे पास नाभिलंब है। ठीक है, तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ वही है, तो हमें क्या करना है इस तरीके से इसको बना लेना है। ठीक, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का रूप है तो x को दोनों तरफ विभाजित करेगा, ऐसा हमें वक्र बनाना है। y इक्वल टू रूट में 4ax, और देखिए इसी का आता है। ठीक है, इसी एक का आता है, इसे ही एक को आप करके चले जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप आसानी से करके आएंगे। तो y इक्वल टू रूट में 4ax हो जाएगा, 4 है अंदर रूट में तो इसको बाहर निकालेंगे, यानी कि 2 बन करके बाहर निकलेगा, 2 रूट a और x को लिख सकते हैं हम 1/2 पावर में। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यह परवलय जो है x के परितः सममित होगा, तो और शीर्ष जो है इसका a हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष a के कितने कौन से हैं, ये जो है हमारे पास 0 0 यानी कि ये a है, a के जो नियामक हैं वो 0 0 होंगे, और माना PSPI यानी कि PSPI जो है वो क्या है, एक नाभिलंब है जिसका समीकरण हमें दिया हुआ है x इक्वल टू a, यानी कि a पर x अक्ष के a पर जो है ये नाभिलंब है, तो हमने एक नाभिलंब डाला, तो यहाँ पर जो s के बिंदु है वो कितने हो जाएंगे 0a। ठीक है, तो POP1 का अभिष्ट क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि PS देखिए PS P'(O), ठीक है ऐसे लिख देंगे, या POP1 यानी POP' यानी PO और P', इसका जो है ये अभिष्ट क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा फिर से हमारे पास क्या है, एक चाप है, एक चाप को लिख सकते हैं यानी कि क्षेत्रफल POS यानी कि इसका क्षेत्रफल हमने लिखा तो हमारे पास आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर से सेम है यानी कि डबल है, तो कितना हो जाएगा 2 × POS का क्षेत्रफल। क्लियर, तो POS का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा, किसी चाप का क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी चाप का क्षेत्रफल होता है इंटीग्रेशन 0 to a लिमिट हो जाएगी और y dx होता है, और ऐसे हमारे पास दो चाप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक चाप तो ये है दूसरा चाप ये है, तो दोनों बराबर हैं यहाँ से, तो x से दोनों बराबर हैं तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब y की वैल्यू है 2 रूट ए एक्स पावर 1/2 dx। ठीक है, 2 रूट ए बाहर आएगा तो यहाँ पर पहले से 2 है, यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 रूट ए आ जाएगा, और एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर 3/2 अपन 3/2, और जहाँ पर लिमिट है वहाँ 0 टू ए पर हम लिखेंगे। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखेंगे तो ए पावर ऑफ 3/2 अपन 3/2, 0 पावर 3/2 अपन 3/2, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली 0 बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 रूट ए इंटू 2/3 और इंटू में ए की पावर ऑफ 3/2। इसको सॉल्व करके लिखा तो क्या आया देखिएगा, यहाँ पर 8/3 ए पावर ऑफ 1/2 और ए पावर ऑफ 3/2। ठीक है, इन दोनों पावर को सॉल्व कीजिएगा तो 8/3 एक पावर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब का बात करते हैं दीर्घवृत्त के बारे में। अभी तो हमने वृत्त के बारे में बात की और फिर से हमने क्या किया, एक परवलय लिया। अब बात कर रहे हैं दीर्घवृत्त के बारे में। दीर्घवृत्त का समीकरण आपको याद रखना है। ये समीकरण यदि आपको दिखाई दे कहीं पर भी तो आपको दीर्घवृत्त समझ लेना है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त दिया हुआ है x² प्लस y² + b² = 1 का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्पष्ट है सभी को कि दीर्घवृत्त दोनों ही अक्षों के परितः सममित है। ये सभी को पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास दीर्घवृत्त है वो दोनों अक्षों के बीच में सममित है इस इक्वेशन के अनुसार, यदि हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि x तथा y दोनों के घात जो है वो सेम है, यानी कि x² + y², तो x और y यानी कि दोनों ही अक्षों पर परितः क्या होगा, सममित होगा, समान बटा हुआ होगा। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 4 इंटू क्षेत्रफल OAB होगा, यानी कि अगर ये हम दीर्घवृत्त बनाएं तो ये अगर एक चाप है यानी कि OA और B, ये अगर एक चाप है तो ऐसे ऐसे हमें जो है 4 खंड दिखाई दे रहे हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू OAB। ठीक है, यानी कि OAB जैसे इतना एरिया है तो इतने एरिया जो है बराबर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंप्लीटली दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इक्वेशन दी हुई है x² / a² + y² / b² = 1। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी। पहले देखते हैं y² / b² = 1 - x² / a² हो जाएगा, कि इधर जाकर माइनस होगा। y² करेंगे तो ये जो b है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो b², और यहाँ पर जो है इस तरीके से हम एल्सियम लेंगे तो एल्सियम लेने पर हमें आएगा a² और ऊपर आ जाएगा a² - x² और b² बाहर होगा। तो यहाँ से a² को हम बाहर लिखेंगे तो b² / a² लिखा जाएगा, b² / a² और a² - x² अंदर बचेगा। अब देखिएगा यहाँ से जब ये स्क्वायर है इधर ले जाएंगे तो ये कम्प्लीटली रूट चढ़ेगा, और रूट में से ये तो बाहर निकल जाएगा, b/a आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ से जो अंदर बचेगा a² - x² रूट के अंदर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगर x अक्ष पर हम लेते हैं तो x अक्ष पर y = 0 होगा, 100% यही होता है। तो x अगर हम 0 लेते हैं तो y अक्ष पर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y = 0 रखने पर हमें क्या मिलता है, x = +-a, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। x पर y = 0 रखने पर हमें जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, y = 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 0 हो जाएगा, और b/a यहाँ पर है, और रूट में a² - के x²। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर मिलता है। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये नीचे आएगा, ये भी 0, तो 0 हो जाएगा और कम्प्लीटली a² - x² आएगा। ठीक है, अब यहाँ से रूट से तो ये 0 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a² - के x² है तो a² = x² बचेगा, a² = x²। अब ये जो x² है ये जो है इस पर रूट चढ़ाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है x² = a² बचेगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a, और ये आ जाएगा +- में। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है +- में a मिला। क्लियर। तो क्षेत्रफल कितना है, 4, और 0 टू a इसकी लिमिट हो जाएगी y dx। तो यहाँ से 4 0 टू a b/a a² - x² का रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 4b/a 0 टू a रूट a² - x² dx। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, देखिए यदि हमारे पास इस तरीके से ये कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा रूट a² - x² का इंटीग्रेशन निकालने पर 1/2 x रूट a² - x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स और x/a और प्लस में c, इस तरीके से होता है। ठीक है, लिमिट दी हुई है तो प्लस में c हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से यहाँ से ये आएगा, तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को ओपन करते हैं। तो फॉर्मूले को ओपन किया इसे तो क्या आएगा, 1/2 x आएगा, यानी कि जहाँ पर 1/2 x है
तो वहाँ से हम आगे लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आ जाएगा, प्लस में 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 ए, ये बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको लाएंगे तो 4b अपॉन ए आ जाएगा, यानी कि ये जो है सिंपली 1/2 और दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1/2 भी साथ में आएगा। ठीक है, बचेगा हमारे पास x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है और प्लस में ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 ए लिमिट होगी। ठीक है, अब लिमिट को कम्प्लीटली हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर पहले a लिखेंगे तो a इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस जहाँ पर x है वहाँ पर भी a आएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है तो ए अपॉन ए आएगा। अब माइनस में करके 0 रखेंगे तो 0 करने पर हमें इस तरीके से फंक्शन मिलता है। ठीक है, ये तो कम्प्लीटली 0 हुआ। ए स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ए आ जाएगा क्योंकि ए से ए कैंसिल आउट होगा। ठीक है, माइनस में 0, ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस में ए स्क्वायर और साइन 0 का 0 होता है, तो जब साइन 0 का 0 होता है तो ये भी आपस में कम्प्लीटली सभी 0 हो जाएंगे। यहाँ तक बचेगा हमारे पास ये, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स और साइन 90 यानी कि 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 π/2 हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये हाँ 2b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर और इंटू में π/2, तो 2ab π/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो πab, यही हमारे पास कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में रखिएगा, प्रैक्टिस में रखने पर ही आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, परवलय दिया हुआ है y = 6 - x स्क्वायर तथा x अक्ष के बीच घिरे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है y = 6 - x स्क्वायर। ठीक है, तो x अक्ष के बीच घिरे स्थान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अक्ष पर रखेंगे इसको y = 0 करके, जब हमें x और जो x हमारे पास फंक्शन है उनकी वैल्यू को निकालना होगा। तो x अक्ष पर अगर हम लेंगे तो y = 0 रखना होगा, तो 0 = 6 - x स्क्वायर और माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस x यानी कि इन सभी टोटल को इधर ले गए और 0 को हम इधर, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर हमारे पास आएगा x माइनस 2 और x प्लस 3 का इक्वल टू 0 और x बराबर 2 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है ये दोनों एक्सिस बना लिए, तो x इक्वल टू 2 पर हम यहाँ पर एक टिक लगाएंगे और x इक्वल टू -3 पर यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। जब हमारे पास ये बन करके आया तो इसके बीच में जो एरिया है उसको हमें जो है निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो देखिए वक्र x अक्ष को x - 3 और x बराबर 2 बिंदुओं पर काटता है, यानी कि यहाँ और यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, -3 और 2, यानी कि x के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में 3 और 2 आएगा, यानी कि -3 और 2। तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -3 से 2 तक लेंगे लिमिट में और y dx आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास है जो हमें दिया गया 6 - x स्क्वायर, इसी को हमने यहाँ पर पुट किया तो y की जगह पर आ जाएगा 6 - x स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको जो है हम इंटीग्रेट करेंगे तो 6 का आ जाएगा 6x, x का आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर x स्क्वायर है तो 1 बढ़ जाएगी पावर, x पावर 3/3, ये भी माइनस में आएगा। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हम लिखेंगे -3 और 2 लिमिट रखेंगे। तो पहले हम रखेंगे 2, तो 6 × 2 हो जाएगा 6x का, और यहाँ पर x² है तो 2² आ जाएगा, माइनस के x क्यूब की जगह पर 2 की पावर 3/3 आएगा। इसी तरीके से आगे हम रखेंगे 0, तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं, -3 रखेंगे। ठीक है, यानी कि 6 - 3 आगा इंटू में, तो 6 × -3 तो 6 × 18 होते हैं, तो कितना आ जाएगा, -18। ठीक है, अब माइनस में यहाँ पर x² है तो -3 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा, 9/2। ठीक है, क्यूब करेंगे -3 का, -27/3, और इसी के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 125/6 वर्ग इकाई। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल को यूनिट में हम वर्ग इकाई ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट टाइप है आपके पास समाकलन द्वारा आयतन और वक्र पृष्ठ। समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्र पृष्ठ को कैसे हम निकालें, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि थ्योरी इसकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो कैसे, देखिए सबसे पहले परिभाषा में हम क्या देखेंगे कि यदि किसी वक्र पृष्ठ को किसी सरल रेखा के परितः इस प्रकार घुमाया जाए कि वक्र खंड के प्रत्येक बिंदु की दूरी उस अक्ष यानी कि उस सरल रेखा से अपरिवर्तित रहे, तो इससे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण ठोस यानी कि सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं।
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं कि जिस वक्र को सरल रेखा के चारों ओर घुमाया जाता है उसे हम कहते हैं जनन वक्र यानी कि जनरेटिंग कर्व कहते हैं, तथा जिस सरल रेखा के चारों ओर घुमाया जाता है उसे परिभ्रमण क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। गोले को क्या कहेंगे, तो गोला किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने से जनित होता है यानी कि जनरेट होता है, और अर्धवृत्त या फिर वृत्त को हम बोल सकते हैं गोले का जनन वक्र है तथा व्यास उसका क्या है, परिभ्रमण अक्ष। शंकु को कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिएगा शंकु की डेफिनेशन, यदि किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाया जाए तो उसके घूर्णन से जब वह एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उससे जनित ठोस क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। ऐसे ही बेलन की परिभाषा देखेंगे तो यदि किसी आयत को उसकी एक भुजा के अक्ष मानकर उसके परितः घुमाया जाए तो घूर्णन से जब एक चक्कर पूर्ण हो जाता है तो जो जनित ठोस बेलन जनित ठोस का जो आकार होगा वो क्या होगा, बेलन कहलाएगा। क्लियर। शंकु को किस तरीके से करेंगे, शंकु का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो किसी शंकु को आधार से समांतर किसी समतल से काटने पर आधार तथा समतल के बीच कटे भाग को क्या कहेंगे, शंकु का छिन्नक कहा जाता है। ठीक है। अब गोले का छिन्नक क्या होगा कि दो समांतर समतलों से कटे हुए गोले का भाग गोले का छिन्नक कहलाता है। गोलीय खंड क्या होता है, तो किसी समतल द्वारा गोले का कटा हुआ भाग गोलीय खंड कहलाता है, स्फेरिकल सेगमेंट कहलाता है। आयतन तथा वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, तो यदि f इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ हो फंक्शन में और x अक्ष जो है x इक्वल टू a तथा x इक्वल टू b से घिरे क्षेत्रफल को हमें निकालना है, तो फर्स्ट है x अक्ष के परितः घुमाया जाए। यदि उसने कहा है कि x अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो जो ठोस का आयतन होगा वो v इक्वल टू पाई a लिमिट a टू b और y स्क्वायर dx होगा। ठीक है। यदि वक्रपृष्ठ पूछेगा तो s इक्वल टू 0 टू b y ds इक्वल टू 2 पाई लिमिट आ जाएगी a टू b y रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx। कब, जब y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ होगा और x अक्ष x इक्वल टू a और x इक्वल टू b से घिरे क्षेत्रफल को हमें बताना है। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो x अक्ष के समांतर रेखा y इक्वल टू k के परितः घुमाया जाए, ऐसा अगर बोले तो जनरल ठोस का जो आयतन होगा v इक्वल टू पाई लिमिट a टू b y माइनस k इसका होल स्क्वायर dx होगा, और वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू 2 पाई लिमिट 0 a टू b y माइनस k और ds हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 पाई a टू b लिमिट हो जाएगी y माइनस k और 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। क्यों, क्योंकि डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं, तो यदि वक्र दिया हो x इक्वल टू एफ वाई और वाई एक्स वाई इक्वल टू सी प्लस तथा y इक्वल टू डी से परिबद्ध क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अक्ष के परितः घुमाया जाए तो आयतन क्या होगा, अक्ष के परितः अगर घुमाया जाता है तो आयतन हमारे पास होता है v इक्वल टू पाई लिमिट c टू d और एक्स स्क्वायर डी वाई, तथा जो वक्रपृष्ठ है वो होता है 2 पाई डी और c जो है इसकी लिमिट हो जाएगी यानी कि लिमिट हो जाएगी c टू d और x dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई लिमिट c टू d x 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई और इंटू में डी वाई के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। ठीक है। सेकंड है y अक्ष के समांतर रेखा x इक्वल टू h के परितः घुमाया जाए तो आयतन जो होगा वो v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट c टू d x माइनस h का होल स्क्वायर dy होगा, और वक्रपृष्ठ के बात करें तो s इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन x माइनस h ds होगा, और ds का रूट जो है वो लिखते हैं रूट में 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का dy। ठीक है। चलिए अब परवलय की बात करें, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के शीर्ष तथा नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल को x के परितः घुमाने पर, देखिए ध्यान रखिएगा x के परितः घुमाया जा रहा है तो जनित ठोस का आयतन निकालें। तो वक्र का समीकरण दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हमें पता है कि जो x अक्ष है उसको दोनों तरफ से सममित करेगा। ठीक है। तो माना a परवलय का शीर्ष है और नाभिलंब जो है एल एस एल डैश हमने माना है।
ठीक है। तो ASL को अक्ष के परितः घुमाया जाता है, यानी कि ASL कौन सा है, ये देखिए AS और L, इसको जो है इसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है, यानी कि जब ये इधर से इधर इस तरीके से घुमाया जाएगा तो ये जो है हमें सेम पार्ट इधर भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शीर्ष हो जाएगा A00 और नाभि हो जाएगी S A और 0। कितना हो जाएगा, नाभि S A और 0। ठीक है, तो अभिष्ट आयतन का फॉर्मूला हमें अभी बताया था, v = पाई 0 to a लिमिट हो जाएगी, क्योंकि x है तो x के रेस्पेक्ट की लिमिट कितनी हो जाएगी, x यानी कि 0 से a तक जाएगा। ठीक है, तो 0 से a तक है तो 0 से a हो जाएगा, और y² dx, y की वैल्यू क्या है, रूट में 4ax थी, तो y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 4ax हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4ax क्या है, एक कांस्टेंट हमारे पास 4a बाहर आएगा, तो x के हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x² इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a हो जाएगी। लिमिट रखेंगे तो a² a-0 बचता है, तो a² - 0 को हम जो है आगे सॉल्व करेंगे तो 4a³ पाई/2 आएगा। तो वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम हमारे पास इतना आएगा कि जो 2 से 4 कटेगा तो 2a³ पाई और घन इकाई यानी कि क्यूब में इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है कि एक गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक गोला है, उसका आयतन और वक्रपृष्ठ हमें ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है। ठीक है, यानी कि 5 जो है वो उसकी त्रिज्या है, तो चारों तरफ की जो त्रिज्या होगी वो 5 5 5 5 होगी। ठीक है, तो एक्स एक्स के परितः अगर घुमाया जाता है तो गोला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा माना अर्धवृत्त का केंद्र O है, देखिएगा ये अर्धवृत्त इतना इतना हमने लिया, तो माना इसका जो केंद्र O है और ये जो है जब घुमाया जाएगा इस तरीके से एक्स अक्ष पर, तो ये जो है इधर भी सेम जो है अपनी शेप को दिखाएगा। तो वक्र का समीकरण हमें दिया हुआ है x² + y² = 25। तो देखिए y² = 25 - x² आएगा, y = √25 - x² बनेगा, तो dy/dx करेंगे तो 1/2 25 - x² 1/2 - 1 और माइनस में 2x आएगा, तो कंप्लीटली हमारे पास बन जाएगा -2x/2 √25 - x²। ठीक है, तो dy/dx = -x/√25 - x², ये dy/dx की वैल्यू बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर करके 1 जोड़ के इसकी वैल्यू निकाल करके देखेंगे, तो 1 + -x/√25 - x² का होल स्क्वायर आएगा, तो 1 + dy/dx उसका होल स्क्वायर = 1 + x² अपॉन में 25 - x² आएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेकर के, तो 25/25 - x² यही होगी 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करना है, अभिष्ट आयतन हमें निकालना है, तो आयतन का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई। -5 और 5 कैसे आया, -5 और 5 कैसे आया, देखिएगा जब हम किसी अर्धवृत्त को x के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष घुमाएंगे तभी हमारे पास ये गोला बनेगा। ठीक है, तो हम एक अर्धवृत्त को लेंगे केवल। ठीक है, अर्धवृत्त को लेंगे और अर्धवृत्त का x लिमिट कितनी है, -5 से चल करके कहाँ पर गई, +5 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए x की जो लिमिट है वो -5 से 5 तक जाएगी, तो -5 to 5 y² dx, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 x², तो y² की जगह पर 25 - x² रखा, और यहाँ से फिर गुण नंबर 5 अगर हम लगाएं तो यानी कि जो -a और a होता है वो कितना हो जाता है 2 - a और ये a हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिमिट बदल जाती है। तो फिर गुण 5 से हम देखेंगे, तो फिर गुण 5 क्या है कि 2 पाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर -a और a है तो हमारे पास बदल जाता है ये 0 to a। ठीक है, इसी तरीके से तो 2 पाई हो गया और यहाँ पर 0 to 5 25 - x² dx। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो 25x - x³ 3, 25 का 25x आ जाएगा, x² का x³ 3 और 0 to 5 आएगा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 25x का 25 × 5 आएगा, 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0, माइनस में x³ तो कितना आ जाएगा 125 और -0 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 2 पाई और 25 पंजे 125 होता है, और यहाँ से ये 0 होगा तो माइनस के 125/3 आएगा। ठीक, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 375 - 125/3 और 2 पाई यहाँ पर है, तो 2 पाई × 250/3, इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया तो 500/3 पाई घन सेंटीमीटर, यही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा
चैप्टर नंबर 7। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार फिर से आप अपने आप से वीडियो को वॉच कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको कम्प्लीटली सही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा। ठीक है, यानी कि जो समाकलन के अनुप्रयोग हैं वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आपको यह छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8। और तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।